Good morning, students. Now we are going to revise the calculation of national income by three different methods. As we have discussed in class that there are three different methods of calculating national income. One is value added method, second one is income method, and third one is expenditure method. So we will revise it today. Now let us start with the value added method. In the value added method, the formula that you need to remember is that gross value output, that is in short known as GVO, equal to total sales plus change in stocks. आपको इसमें जो फार्मूला याद रखना हुई है कि ग्रॉस वैल्यू आउटपुट इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। ना जो भी टोटल सेल्स होता है, ठीक है, ये टोटल सेल्स की बात हो रहा है, कोई एक इंडिविजुअल एक इंडस्ट्री के सेल्स की बात नहीं हो रहा है। जो टोटल जो प्रोडक्ट सेल्स हुआ है सभी इंडस्ट्रीज का, सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, प्लस जो आपको चेंज इन स्टॉक हुआ है। चेंज इन स्टॉक का मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के अंत में, एक साल का जो अंत है, लास्ट है, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज बिक्री नहीं हुआ, जो गुड्स का बिक्री नहीं हुआ है, तो वो जो है आपको गोदाम में रखा हुआ रहता है, ठीक है, कंपनी के पास में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जब साल स्टार्ट होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है न्यू ईयर के लिए, तो उस समय जो आपको स्टॉक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक पता चलेगा कि एक साल में कितना स्टॉक जो है वो चेंज हुआ है, उसका बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुआ या फिर कमी हुआ उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक, साल का लास्ट में जो जितना स्टॉक बच गया माइनस जब स्टार्ट किए हैं प्रोडक्शन न्यू ईयर के लिए तो उसमें कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। इस फार्मूला में कभी कभी हम लोग गलती क्या कर देते हैं, तो चेंज इन स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इस फार्मूला को याद रखना है कि चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद सबसे पहले आप जीवीओ निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स करके आप निकाल लेंगे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकालने के बाद आप निकाल लेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका जो वैल्यू होता है वो आपको इक्वल होता है GDP MP के बराबर, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, इसका वैल्यू GDP MP के बराबर होता है। इसको हम लोग फिर कैसे निकालेंगे? तो GVO, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फाइनली आपको निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GDP MP। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले आप GVO निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकालेंगे, और उसके बाद आप GVA निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। दोनों का फार्मूला आपके सामने में है। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट बराबर टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू GVO माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। और एक बार जब हम लोग के पास में ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाएगा, GDP MP यदि हम लोग के पास में आ जाएगा, तो यहाँ से आप आसानी से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? NNP-FC, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो GDP MP में से आपको NNP-FC निकालना है। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे? यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं, नेशनल इनकम या फिर NNP-FC इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी प्लस NFI। ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। क्योंकि GDP MP है, तो इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? तो NNP-FC में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले G को हटाएंगे और N को लाएंगे। तो G को हटाने के लिए, N को लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अब ये हो गया NDP-MP। अब हम लोग को क्या करना है? इस D को, डोमेस्टिक को हटा करके N लाना है, नेशनल लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग?
प्लस NFIA हम लोग कर देंगे। तो जैसे हम लोग प्लस NFIA करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस, और फिर NNP एट मार्केट प्राइस को हम लोग को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो कैसे करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे प्लस सब्सिडीज करेंगे, ठीक है। तो फिर ये रिजल्ट आपको NNP FC का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग रिवाइज कर लिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूला को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इस फार्मूला को, तीनों मेथड्स का फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेकेंड है इनकम मेथड। नो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड या बाय वैल्यू एडेड मेथड, कोई एक मेथड दे देगा या फिर बोलेगा आपको तीनों मेथड से कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। या फिर मेथड आपको दिया हुआ नहीं रहेगा और आपको समझना है कि कौन सा मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, वैल्यू को देख करके, डेटा को देख करके। तो फार्मूला आपको तीनों का याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो इनकम मेथड में देखो, इनकम मेथड में आपको याद रखना है जो फार्मूला, वो फार्मूला ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग NDP FC निकालेंगे। ये फार्मूला जो है NDP FC निकालने का है, और NDP FC जैसे ही निकल जाएगा तो NNP FC आप आसानी से निकाल सकते हैं। NNP FC, क्योंकि NNP FC नेशनल इनकम है। तो NDP FC का वैल्यू जैसे ही निकलेगा, उसमें जैसे ही हम लोग NFIA कर देंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा NNP FC, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखना है। इनकम मेथड का फार्मूला जो है उसको याद रखना है। क्या है फार्मूला, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको हम लोग बोलते हैं COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को बोलते हैं COE शॉर्ट में। तो कभी कभी आपको देखिएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यदि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ नहीं है, उसका अलग कंपोनेंट्स को दिया है, तो आपको कंपोनेंट्स को पहचानना है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीज़ आता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिए हैं, इस ट्रिक को आपको याद करना है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे क्या, तो WWE, आप सभी रेसलिंग जो है WWE रेसलिंग जो देता है टीवी पे, आप देखे होंगे। बस इस ट्रिक्स को आपको सेट कर लेना है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है, WWE। तो WWE का मतलब क्या होता है, उसको देखिए। WWE का मतलब होता है, WWE का मतलब होता है वेज इन काइंड, वेज इन काइंड। दूसरा W का मतलब होता है वेज इन कैश, वेज इन कैश। देखिए आप, पहला वेज इन काइंड यानी कि जो एम्प्लॉय को, जो लेबर जो काम करता है कंपनी में, उसको जो आपको काइंड फैसिलिटीज़ दिया जाता है, जो सुविधा दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप रहने का सुविधा, मेडिकल सुविधा, या फिर दूसरा टाइप का सुविधा दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवलिंग का सुविधा, उसको हम लोग बोलते हैं वेज इन काइंड। वो सब आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा। दूसरा वेज इन कैश, जो मंथली जो कैश मिलता है, जो सैलरी मिलता है, वो आ जाएगा उसमें। और क्या आएगा, ई का मतलब हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो मालिक है, उसका जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो आपको खर्च किया जाता है, जैसे EPF हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि प्रोग्राम जो होता है, इसमें जो है क्या होता है, कंपनी अपने तरफ से कुछ पैसा जो है देता है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, और वो आपको PF अकाउंट में चला जाता है। गवर्नमेंट का जो है आपको PF अकाउंट, गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट देता है, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें मिलता है, और वो आपको बेनिफिट्स मिलता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इंश्योरेंस में जो देता है, वो भी इसके अंदर में आ जाएगा।
तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ आएगा, WWE वेज इन काइंड, वेज इन कैश एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट जो है वह है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यह है आर रिप, ठीक है। इसको हम कितना मार जो इस तरह से लिखते हैं कि राम रिप, RM राम रिप, RIP रिप। हम लोग जब किसी का जो है आपको ये भगवान के पास चले जाते, डेथ हो जाता है, हम लोग रिप लिखते हैं, रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम रिप, RIP रिप, ठीक है। या फिर इसको आप RRIP, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जिस तरीक़ा से आपको याद होगा आप खुद का भी ट्रिक बना सकते हैं। तो RRIP या आर रिप, ठीक है, आर रिप। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ आएगा, तो इसको आपको याद रखना। पहला जो आ रहा है वो हो गया आपको रेंट, RENT रेंट, पहला हो गया रेंट, ठीक है। रेंट किस चीज़ के बदले मिलता है, तो जो कोई अपना लैंड किसी को देता है, लैंड ज़मीन जो है, यदि फार्मर्स आपको कंपनी को दिया है, कंपनी के ओनर को दिया है, तो उसके बदले में रेंट दिया जाता है। या फिर किसी बिल्डिंग को यदि यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में रेंट मिलता है। दूसरा है रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है कि यदि कोई आपको, जैसे हो गया कोल माइंस हो गया, तो कोल माइन जो है ये है झारखंड गवर्नमेंट का, लेकिन इसको जो है लीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, ठीक है, और बदले में रॉयल्टी देता है। तो जो कोई भी चीज़ को लीज पे लिया जाता है तो बदले में रॉयल्टी दिया जाता है, ठीक है। तीसरा आपको है आई, यह है इंटरेस्ट। यदि कोई कैपिटल लेता है या फिर जैसे कि लोन लेता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। और लास्ट है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो गया जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, जो कंपनी का जो ओनर होता है, ठीक है, जो मैनेजर होता है, वो काम के बदले में वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो ये सब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ आएगा, RRIP या आर रिप। आर का मतलब क्या हो गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। RRIP ये हो गया रेंट, रॉयल्टी, आई से हो गया इंटरेस्ट, और P से हो गया प्रॉफिट। तो आपको ये केवल ट्रिक याद रखना है, WWE एंड RRIP ना। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिमाग में याद रखना है, वो है आपको प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बारे में क्या याद रखना है कि प्रॉफिट के अंदर में आपको ये सब कुछ रहता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग सेविंग भी बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं सेविंग, ठीक है। जो कंपनी का ओनर अपने पास में रखता है फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी के लिए, या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट का क्या क्या डिविडेंड है, या फिर जो कॉर्पोरेट डिविडेंड, जो मतलब शेयर होल्डर जो है उसको जो आपको देगा। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, कंपनी ओनर देता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग सेविंग बोलते हैं। तो ये सब प्रॉफिट के अंदर में ही आता है। तो यदि आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनिए, यदि प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और डिविडेंड भी दिया रहेगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी रहेगा, तो आपको केवल प्रॉफिट ऐड करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को भी ऐड कर दिए फार्मूला में, और डिविडेंड को भी ऐड कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्स को भी ऐड कर दिए, नहीं। आपको प्रॉफिट को करना है और बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर में ही ये सब लाइज करता है। प्रॉफिट के अंदर में ही, प्रॉफिट का ही ये सब पार्ट है, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी में से ये सब बांटा जाता है। तो हम लोग देखें कि NDPFC कैसे निकालेंगे, और NDPFC निकालने के बाद आप नेशनल इनकम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है, NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हम लोग दो मेथड्स को हम लोग देख लिए हैं,
वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, और दूसरा है आपको इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तीसरा और लास्ट जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का जो है फार्मूला बहुत ही आसान है। एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला है जीडीपी एमपी निकालने का। हम लोग जो यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जीडीपी एमपी निकालने का। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यह है GFCE, जीडीपी एमपी को GFCE मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है GDCF, वह है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस X माइनस M एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो इससे आपको जीडीपी एमपी निकल जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका दिया हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हो गया, प्लस प्राइवेट आदमी, प्राइवेट इंडिविजुअल जो आपको खर्च कर रहा है फाइनल कंजम्पशन के ऊपर में जो खर्च कर रहा है वो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एक साल में जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट में जो खर्च हुआ है वो, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट को हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि बाहर जो आप गुड्स को बेचे हैं उससे जो इनकम आया है, माइनस जो बाहर से जो आप गुड्स खरीदे हैं, यानी कि इनकम जो यहाँ से बाहर गया है उसको कर देंगे प्लस, तो ये निकल जाएगा जीडीपी एमपी। नो नेशनल इनकम NNPFC इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFI। हम सभी को मालूम है कि जीडीपी एमपी जैसे ही निकल गया तो हम लोग फिर फार्मूला को, जनरल फार्मूला को हम लोग यूज करके NNPFC नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFI, इससे निकल जाएगा। तो ये आपका हुआ एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम लोग आज जो है तीनों मेथड का रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे इस फार्मूला में याद रखना है, एक्सपेंडिचर मेथड फार्मूला में, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, ग्रॉस नहीं रहेगा, नेट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। GDCF माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।